हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बोन सेल्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, टाइप ऑफ बोन सेल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन सेल्स। तो जब अभी हम ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो आपको फेमिलियर हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये कौन से बोन सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि जो यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट, बिल्कुल लोगो इसी की तरह दिखता है। ये सेम लोगो हमारे ऐप की है, तो वो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो आपको डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगी उस ऐप तक। तो ये ऐप फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, और उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उनको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए या कोर्सेज चाहिए टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस। तो ये ऐप है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आज की लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन हम शुरू से पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ बोन कहाँ से शुरू हो जाती है। जब वो बेबी बॉर्न नहीं हुआ रहता है, तो जब वो इनसाइड वोम के रहता है, तब से ही बोन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उस बच्चे की, तब से ही बोन फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। द एम्ब्रियो स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। अब हम किसके स्केलेटन की बात कर रहे हैं? वो जो बेबी अभी बॉर्न नहीं हुआ है उसके स्केलेटन की बात कर रहे हैं, दैट इज एम्ब्रियोस स्केलेटन। वो क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। क्या होता है? फाइब्रस मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है उस एम्ब्रियो का स्केलेटन सिस्टम, उस एम्ब्रियो का स्केलेटन। क्या क्या होता है? फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, एंड दूसरा होता है हाईलाइन कार्टिलेज। तो हाईलाइन कार्टिलेज और फाइब्रस मेम्ब्रेन दोनों ही उस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हमने कहना चाहिए उस एम्ब्रियो के स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस मेम्ब्रेन और हाईलाइन कार्टिलेज। तो ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एंड बाय द 6th और 7th वीक, कौन से वीक में? 6th वीक में या फिर 7th वीक में उस एम्ब्रियोनिक लाइफ वाला जो स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं, कोई बेबी है जो अभी एम्ब्रियोनिक पीरियड में है, तो उसके 6th और 7th वीक में क्या होगा? एक्चुअल प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक्चुअल प्रोसेस कब से शुरू होती है? 6th और 7th वीक में शुरू हो जाती है। द एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट्स ऑफ द बोन डेवलपमेंट। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियो मीन्स बोन, जेनेसिस मीन्स शुरू होना या शुरुआत होना, या फिर कोई चीज का ओरिजिन होना। ठीक है, तो ऑस्टियोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहेंगे, ऑसिफिकेशन इस प्रोसेस को कहेंगे। ठीक है, ऑसिफिकेशन एंड ऑस्टियोजेनेसिस दोनों ही सेम चीज है, नाम अलग अलग है। ठीक है, ऑसिफिकेशन एंड ऑस्टियोजेनेसिस कब शुरू होती है? 6th और 7th वीक में एम्ब्रियोनिक लाइफ में किसी भी पर्सन के। ठीक है, तो कौन से टाइम पे? 6th और 7th वीक में ऑस्टियोजेनेसिस शुरू हो जाता है, ऑसिफिकेशन शुरू हो जाता है। और ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस इज नथिंग बट बोन फॉर्मेशन की शुरुआत होना। ठीक है, अब देयर आर 2 ऑस्टियोजेनिक पाथवेज। अब ये जो ऑस्टियोजेनेसिस होना है, उसके मेजरली कितने पाथवेज हैं? 2 पाथवेज है। देयर आर 2 मेजर पाथवेज फॉर ऑस्टियोजेनेसिस और ऑसिफिकेशन। कौन कौन से वो पाथवे? फर्स्ट है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। पहला कौन सा है? इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। दूसरा है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, दैट इज द सेकेंड वन। फर्स्ट है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, दूसरा एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। ये 2 तरीके हैं, ये 2 रास्ते हैं जिनके हेल्प से आपका बोन का फॉर्मेशन होता है। बट इन द एंड मेच्योर बोन इज द सेम रिगार्डलेस द पाथवे दैट प्रोड्यूस्ड इट। बट जब एक बार बोन मेच्योर हो जाती है ना, तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन पाथवे से बने हैं या एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन के पाथवे से बने हैं। ठीक है, बट मेजर 2 पाथवेज होते हैं जिनके थ्रू बोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। पहले क्या देखेंगे? पहले वो प्रोसेस देखेंगे, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन डेवलप्स।
तो कैसे बोन्स बनते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में? कॉम्पैक्ट बोन्स बनते हैं, स्पॉन्जी बोन्स डेवलप होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द शीट ऑफ मेसेनकाइमल सेल। कहाँ से होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल। और ये कौन सी सेल है? ये है आपकी, आप इसे स्टेम सेल भी कह सकते हो, दैट इज योर स्टेम सेल, ठीक है। तो बोन्स जो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन्स है कैसे बन रहे हैं? डायरेक्टली बन रहे हैं मेसेनकाइमल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। इस पाथवे में क्या होता है, जो आपके बोन्स बनने, चाहे वो कॉम्पैक्ट बोन बने चाहे वो स्पॉन्जी बोन बने, वो कहाँ से बनेंगे? डायरेक्टली मेसेनकाइमल जो सेल्स हैं उसकी शीट से बनेंगे और कनेक्टिव टिश्यू की शीट से बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में। द फ्लैट बोन ऑफ फेस। अब कौन कौन से बोन्स इस पाथवे से बनते हैं? तो आपके जो फेस के फ्लैट बोन्स होते हैं, द फ्लैट बोन ऑफ योर फेस, मोस्ट ऑफ द क्रेनियल बोन्स ये वाला पाथवे फॉलो करते हैं, और क्लेविकल्स जिसे हम कहते हैं कॉलर बोन्स। तो आपका क्रेनियल बोन्स, आपके फेशियल बोन्स, आपके कॉलर बोन्स इसी इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की मदद से बनते हैं। यही उनका पाथवे होता है, बोन फॉर्मेशन का पाथवे होता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। और ये कैसे होते हैं? जो आपकी स्टेम सेल होती है, जो आपकी मेसेनकाइमल सेल्स होती है और कनेक्टिव टिश्यू की जो शीट्स होती है उससे डायरेक्टली बोन्स बनते हैं, तब हम इसे कहते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। ये आपकी मेसेनकाइमल सेल्स है जिसे आप कहते हो स्टेम सेल्स। यहाँ पे कोलेजन्स है और भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं इस डायग्राम में, लाइक ऑसिफिकेशन सेंटर। ऑसिफिकेशन सेंटर कब बनता है? जब 2-3 सेल्स जॉइंट हो जाती है एंड देन फिर वो बोन फॉर्मेशन शुरू करती है, तब हम उसे कहते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। तो अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? जो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का मेजर पॉइंट था कि वो स्टेम सेल के शीट से और कनेक्टिव टिश्यू के शीट से डायरेक्टली बनते हैं। The process begins when mesenchymal cells in the embryonic skeleton gather together and begin to differentiate into specialized cell. अब ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है? जो हमारी स्टेम सेल है, हमारी स्टेम सेल कौन सी है? मेसेनकाइमल सेल्स हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन है उसमें क्या करेंगी? गैदर हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और खुद को डिफरेंशिएट करेंगी और स्पेशलाइज्ड सेल की तरह वर्क करेंगी, ठीक है। जो स्टेम सेल है वो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन में इकट्ठी हो जाएंगी और खुद को डिफरेंशिएट करके स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाएंगी। सम ऑफ दीज सेल्स विल डिफरेंशिएट इनटू कैपिलरीज। अब इनमें से जो कुछ सेल्स हैं वो खुद को डिफरेंशिएट कर लेंगी इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज में खुद को डिफरेंशिएट कर लेंगी, while others will become osteogenic cells। और जो बाकी बच गई वो क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी osteogenic cells and then osteoblasts। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स ही ऑस्टियोब्लास्ट बनाती हैं, ठीक है। तो ये पहले ऑस्टियोजेनिक सेल्स बनेंगी एंड देन फिर मैच्योर होके ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगी। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, आप कह सकते हो कि मेसेनकाइमल सेल इकट्ठी होंगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, उनमें से कुछ जो सेल्स हैं वो कैपिलरीज में खुद को कन्वर्ट करेंगी और कुछ जो सेल्स हैं वो ऑस्टियोजेनिक सेल्स में खुद को कन्वर्ट करेंगी एंड देन फिर ऑस्टियोब्लास्ट में खुद को कन्वर्ट करेंगी, ठीक है। Although they will ultimately be spread out by the formation of bone tissue, early osteoblasts appear in the cluster called ossification center। जब ऑस्टियोब्लास्ट क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं तब हम उन्हें कहते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। दिस इज योर ऑसिफिकेशन सेंटर, ये आपका ऑसिफिकेशन सेंटर है एंड हियर आर मल्टीपल ऑसिफिकेशन सेंटर। आपको कई सारे ऑसिफिकेशन सेंटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब ऑस्टियोब्लास्ट इकट्ठे हो जाते हैं, क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर, वो ऑसिफिकेशन सेंटर कहलाते हैं। फिर क्या होता है? द ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रेट ऑस्टियोइड्स, ये भी हमने पढ़ा था। जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे? ऑस्टियोइड सिक्रीट करेंगे। अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ कोलेजन प्रिकर्सर एंड अदर ऑर्गेनिक प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये ऑस्टियोइड्स अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है जो कि कोलेजन प्रिकर्सर कंसिस्ट करता है एंड ऑर्गेनिक प्रोटीन्स इनमें होते हैं, विच कैल्सीफाइज, बाद में वो क्या कैल्सीफाई हो जाते हैं, बाद में वो हार्ड हो जाते हैं विद इन अ फ्यू डेज एज मिनरल सॉल्ट्स डिपॉजिटेड ऑन इट।
तो पहले तो वो कोलेजन रहते हैं, कोलेजन प्रिकर्सर होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोटीन्स होते हैं, धीरे धीरे ये कैल्सिफाई होने लगते हैं, ठीक है, हार्ड होने लगते हैं, और कुछ ही दिनों में जब उन पे मिनरल सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाता है, मिनरल का डिपोजिशन होने लगता है, वैसे वैसे वो हार्ड होने लगते हैं, कैल्सिफाई हो जाते हैं, thereby entrapping the osteoblast within। और क्या ट्रैप करके रखते हैं, वो ऑस्टियोब्लास्ट को उस खुद में ट्रैप कर लेते हैं और कैल्सिफाई होना शुरू होते हैं। Once entrapped, osteoblasts become osteocytes। तो जैसे ही osteoblast को हमने entrap किया, इन सेल्स ने entrap किया, वो क्या बन जाएंगे, वो osteocytes बनेंगे। As osteoblast transforms into osteocytes, अब यही osteoblast किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, osteocytes में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। Osteogenic cells in the surrounding connective tissue differentiate into new osteoblast। अब जो और osteogenic cells हैं सराउंडिंग में और कनेक्टिव टिश्यू जो कि डिफरेंशिएट करती है न्यू ऑस्टियोब्लास्ट में, ये कनेक्टिव टिश्यू और जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी, ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगी एट द एजेस ऑफ द ग्रोइंग बोन। किसके एज में बनाएंगी, ग्रोइंग बोन के एजेस में बनाएंगी, ग्रोइंग बोन के एज में ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगी। ये देखो ये सारे के सारे एज में और ऑस्टियोब्लास्ट बन रहे हैं, ये ऐसे ही बनते हैं। जब बोन ग्रो करने लगती है तो उसके साइड साइड में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं, वो ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं इन द एजेस ऑफ ग्रोइंग बोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, सेवरल क्लस्टर्स ऑफ ऑस्टियोइड्स। अब कुछ क्लस्टर्स ऑस्टियोइड के यूनाइट होते हैं अराउंड द कैपिलरीज। कैपिलरीज के आसपास ये ऑस्टियोइड्स क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, यूनाइट होते हैं फ्रॉम द ट्यूबुलर मैट्रिक्स, while osteoblasts on the surface form the newly formed spongy bone। और जो ऑस्टियोब्लास्ट जो सरफेस पे रहते हैं वो स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो कैपिलरीज होती हैं ऑस्टियोइड्स के साथ पे वो ट्यूबुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती हैं, एंड इट बिकम्स द सेल्यूलर लेयर ऑफ पेरियोस्टर्म। अब ये जो स्पॉन्जी बोन बन रही है सरफेस की ऑस्टियोब्लास्ट से, वो क्या बनाएगी, पेरियोस्टर्म। पेरियोस्टर्म क्या है, पेरियोस्टर्म आपकी बोन की सबसे बाहर वाली लेयर है, ये आपके बोन की एक लेयर होती है, और यही लेयर कौन बनाती है, एक सेल्यूलर लेयर बनाती है, यही स्पॉन्जी बोन्स जो ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। द पेरियोस्टर्म देन सीक्रेट कॉम्पैक्ट बोन सुपरफिशियल टू द स्पॉन्जी बोन। अब ये पेरियोस्टर्म क्या करेगा, द पेरियोस्टर्म देन सीक्रेट्स कॉम्पैक्ट बोन सुपरफिशियल टू द स्पॉन्जी बोन। अब ये सीक्रेट करता है कॉम्पैक्ट बोन जो कि स्पॉन्जी बोन के सुपरफिशियली बनते हैं। द स्पॉन्जी बोन्स क्राउड्स नियर बाय ब्लड वेसल्स। अब ये जो स्पॉन्जी बोन्स हैं वो आसपास की ब्लड वेसल को क्राउड कर लेते हैं, उनको कवर कर लेते हैं, विच इवेंचुअली कंडेंस इनटू रेड बोन मैरो, जो कि बाद में रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं उसके आसपास सारी जगहों पे स्पॉन्जी बोन्स बन जाते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स के आसपास, ये जो वेसल्स हैं इनके आसपास जो ये आपको बोन्स दिख रहे हैं, ये जो क्राउडेड बोन्स है ये स्पॉन्जी बोन का क्राउड है जो कि इन वेसल्स को कवर कर लेता है और अल्टीमेटली रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। द न्यू बोन इज constantly also remodeling under the action of osteoclast। अब ऑस्टियोक्लास्ट भी वर्क कर रहे होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट के प्रेजेंस में जो बोन है वो कॉन्स्टेंटली रीमॉड्यूल होती रहती है ऑस्टियोक्लास्ट के एक्शन से, ठीक है। ओवर द टाइम बोन में भी चेंजेस आते हैं, राइट, उनमें आपका कैल्शियम मिनरल्स होता है एंड धीरे 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 हमारा बोन भी वीक होता जाता है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं रीजॉर्प्शन जो होता है बोन का, that happens because of osteoclasts। एंड देन फिर क्या होगा, जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ, फिर आपको ये आपकी बोन फॉर्मेशन हो जाती है, ये जो आपका इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन है यही स्टेप फॉलो करता है, और ये जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है वो इन यूट्रो बिगिन हो जाता है। इन यूट्रो मीन्स इनसाइड द वूम, जब बच्चा ऑलरेडी पेट में है तब, ठीक है, ड्यूरिंग द fetal development and continues into adolescence। तो जब वो बेबी अभी बॉर्न नहीं हुआ है तब से ये फॉर्मेशन शुरू होता है, और कब तक ये कंटिन्यू होता है, उस बच्चे की एडोलेसेंस तक ये कंटिन्यू रहता है आपका इंट्रामेम्ब्रेनस बोन ऑसिफिकेशन। बर्थ के टाइम में क्या होता है, एट बर्थ द स्कल एंड क्लेविकल आर नॉट फुली ऑसिफाइड। जो स्कल होती है, जो क्लेविकल होती है वो कम्प्लीटली ऑसिफाई नहीं होती है, ठीक है, उस टाइम तक वो बहुत स्मूथ सॉफ्ट रहती हैं, एंड
जंक्शंस बिटवीन द स्कल विच इज़ नोन एज सूचर्स। जो जंक्शंस होते हैं स्कल में, जो जिन्हें हम सूचर्स कहते हैं, वो भी कम्प्लीटली क्लोज्ड नहीं रहते हैं। तो आपका जो स्कल है वो भी कम्प्लीटली ऑसिफाई नहीं होता है, क्लेविकल भी कम्प्लीटली ऑसिफाई नहीं होता। जो स्कल के सूचर्स होते हैं वो भी आपके जंक्शंस जो सूचर्स होते हैं वो भी ऑसिफाई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ये आपको अलाउ करता है स्कल एंड शोल्डर डिफॉर्म ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द बर्थ कैनल। जब 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 एक फीमेल बॉडी फैसिलिटेट करती है चाइल्ड बर्थ, तो वो कैनल को उस बच्चे को पार करना होता है, तो स्कल शोल्डर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कंप्रेस और एक्सपैंडेड वाली सिचुएशन रहती है। तो उस स्कल को और वो जो क्लेविकल होता है, जो शोल्डर होता है, उसको अपने में चेंजेस लाने होते हैं। इसीलिए ही कम्प्लीटली ऑसिफाई नहीं होते हैं ये सारे के सारे बोन्स, वो बर्थ के बाद ही होते हैं। द लास्ट बोन टू ऑसिफाई वाया इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन आर द फ्लैट बोन ऑफ फेस। जो फेस के फ्लैट बोन होते हैं सबसे लास्ट में वही ऑसिफाई होते हैं, जो कि इंट्रामेम्ब्रेनस पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, which reach their adult size at the end of the adolescence growth phase। तो ये कब आपका अपना ऑसिफिकेशन कंप्लीट करते हैं? जब तक उस पर्सन का एडोलेसेंट फेज नहीं आ जाता, एडोलेसेंट ग्रोथ का एडोलेसेंट फेज नहीं आ जाता, तब तक ये बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये बोन का जो आउटर लेयर है दैट इज योर पेरियोस्टर्म, ये बाहर वाला लेयर, इसे हम कहते हैं पेरियोस्टर्म। यहाँ पे आपके ऑस्टियोब्लास्ट हैं या आपके कॉम्पैक्ट बोन्स हैं। फिर यहाँ पे आपके जिनमें आपको ये पोर्स जैसे दिख रहे हैं दैट इज योर स्पॉन्जी बोन्स। एंड यहाँ पे आपका जो कैविटी है इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होती है। तो ये आपका कंप्लीट बोन है। तो इसी स्टेप से आपका बोन का फॉर्मेशन होता है। तो हमने फर्स्ट वे देख लिया, हमने फर्स्ट पाथ देख लिया जो कि है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो हमने फर्स्ट पाथ देख लिया जिसके थ्रू बोन्स बनते हैं। अब जो दूसरा रास्ता है, जो दूसरा पाथ है, वो है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। एंड सेम जो लेक्चर अभी हमने देखा, जो फर्स्ट तरीका देखा, जो पहला रास्ता देखा इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का, उसकी एक और लेक्चर मैं इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर दूंगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साउथ इंडियन हैं और साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं जिनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। इवन दो जो पीपीटीज हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में है, बिकॉज आपका कोर्स इंग्लिश में ही है, तो इस वजह से। बट जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है आई विल ट्राई टू मेक अनदर लेक्चर विथ एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसके बाद आपको जिस बाद एक वीडियो मिलेगी विद द सेम कंटेंट, एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन योर डाउट और वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन आस्क any type of doubt related to study, related to this lecture in the comment section, and वो फिर हम discuss कर लेंगे। So have a great day ahead. See you in the next lecture. Till then, bye. And thank you so much for watching this. और हाँ, एक जो इसकी PPT है, इसकी जो PPT है मैं कन्वर्ट करके PDF में कन्वर्ट करके हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी टेलीग्राम फैमिली भी है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये PPT चाहिए तो। ओके देन, सी यू, बाय।